आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देन एक्टिविटीज़ 1.4 टू 1.8 एंड देन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब आपको रिएक्टेंट 2 या उससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिंगल बनेगा, तो इसे क्या बोल देंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका जो फेमस एग्जांपल है वो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और वो है जब क्विक लाइन या केवल लाइन भी इसको बोलते हैं, इसका रिएक्शन जब वाटर के साथ कराते हैं तब क्या बन जाता है? तब स्लेग लाइन बन जाता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा बर्निंग ऑफ कोल, जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये रिएक्शन भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके केवल एक प्रोडक्ट CO2 गैस बना रहे हैं। इसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, यहाँ भी केवल एक ही प्रोडक्ट H2O बन रहा है। अब ध्यान ये रखना है कि हमने जो 3 रिएक्शन की बात की है, क्विक लाइन वाली, कोल वाली और वाटर फॉर्मेशन वाली, इन तीनों में हीट प्रोड्यूस होता है। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are known as exothermic reaction। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, जब भी इनका बर्निंग होगा तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। हमने यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन लिया है CH4 मीथेन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? दोज कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो हाइड्रोकार्बन ये हैं, इनके बारे में हम 4th चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात चल रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम यहाँ पे अलग से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं। तो जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। For example, rice, potato and bread contain carbohydrate. These carbohydrate combine with oxygen in the cells of our body and provide energy. तो ये रिएक्शन आपको याद करके रखनी है, इसे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। अब रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड along with the formation of product are called endothermic reaction। अब देखिए, कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो इसमें क्या होता है, आप जैसे ही आइस को हाथ पे रखते हो अपने, तो आप देखते हो कि वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ हो क्या रहा है, आपके हाथ से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ? आइस में। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है, इस चेंज में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो हम कहेंगे ये जो चेंज हुआ ये कैसा हुआ? एंडोथर्मिक चेंज हुआ। अब इसके बाद एक नोट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्लेक लाइन है, यानी कि चूने को जब पानी में मिक्स कर देंगे तो जो चीज़ बनेगी उसको क्या बोलते हैं? स्लेक लाइन। इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं? वाइट वॉश में यूज़ करते हैं। हो सकता है आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर बाउंड्री में ये चूना पुता हुआ देखा होगा। तो होता क्या है कि जब वाइट वॉश करते हैं तो वाइट वॉश करते ही ऐसा नहीं होता कि वाइट कलर आ जाता है, कुछ टाइम लगता है सूखने के बाद। और सूखने के दौरान होता क्या है, जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिएक्शन करता है स्लेग लाइम के साथ और बनाता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी कि वाइट वॉश करते ही तुरंत वाइट लेयर नहीं बनती है, कुछ टाइम बाद बनती है। तो जो वाइट लेयर बनी है वो क्या है फिर? वो है CaCO3। और जब तक वो वाइट नहीं हुआ है तब तक वो क्या है? तब है वो स्लेग लाइन, यानी कि COH होल ट्वाइस। तो ये तो बात हो गई एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में।
एक बात ध्यान रखना है कि जब वेजिटेबल्स को, जो ख़राब वेजिटेबल्स हो जाती हैं, जब उनको हम फेंक देते हैं और जब उनका डिके होना स्टार्ट होता है, तो ये भी जो रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब इसके बाद बात करते हैं डीकम्पोजिशन या डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन की। A reaction in which a single compound breaks down to give two or more simpler substance। इसका मतलब डीकॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। अब डीकम्पोजिशन करने के लिए यानी कि ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, और ये जो एनर्जी है हम 3 तरीके से सप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहला तरीका है टेम्परेचर की फॉर्म में, दूसरा तरीका है लाइट की फॉर्म में, और तीसरा तरीका है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो मार्बल होता है। मार्बल को जब हीट करते हैं, या जो लाइम स्टोन, इसको लाइम स्टोन और मार्बल, इन दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, CaCO3। जब इसे हीट करते हैं तब क्विक लाइम बनता है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना है, CO2 में सॉलिड लिखा हुआ है, इसको गैस कर लेना है। ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका यूज सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, अगर हम लेड नाइट्रेट कंपाउंड लेते हैं और इसे हीट करते हैं, तब ये कन्वर्ट हो जाता है लेड ऑक्साइड में। और आप यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट एक है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो 2 से ज़्यादा बन रहे हैं। यहाँ 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक है PbO, और उसके बाद है ब्राउन कलर का यहाँ पे NO2 गैस रिलीज होगा, और साथ में O2। इसको हम आगे एक्टिविटी में भी देखने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट टेक्स प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और इसके 2 एग्जांपल्स हैं, एक सिल्वर क्लोराइड का है और एक सिल्वर ब्रोमाइड का है। इन दोनों को ही जब सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये दोनों ही ब्रेक हो जाते हैं, और सिल्वर क्लोराइड में सिल्वर और क्लोरीन मिलता है, और सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर और ब्रोमीन मिलता है। तो जो व्हाइट कलर का यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्रे कलर के मटेरियल में। और ध्यान ये रखना है कि इस रिएक्शन का जो यूज है पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी डीकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा करने से जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो या तो मोल्टेन स्टेट में होगा या एक्वस सॉल्यूशन में होगा। मोल्टेन स्टेट वाला एग्जांपल हम 3rd चैप्टर में देखने वाले हैं। यहाँ पास एक्वस सॉल्यूशन लिया है और ये वाटर है। वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वाटर डीकम्पोज हो जाएगा और 2 तरह की गैस बनेगी, एक हाइड्रोजन गैस होगी और एक ऑक्सीजन गैस होगी। अब डिस्कस करते हैं एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले एक्टिविटी 1.4, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम in a beaker, slowly add water to this. Touch the beaker. Do you feel any change in temperature? Obviously इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी आप चूने में यानी कि क्विक लाइम में पानी ऐड करोगे, ध्यान ये रखना है कि उसको डायरेक्ट अपने हाथ से टच नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे हीट रिलीज होती है, और ये हम इस एक्सपेरिमेंट में फील कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अ विगरस रिएक्शन इज फाउंड टू अकर, बहुत तेजी से रिएक्शन होता है। अ विगरस रिएक्शन इज फाउंड टू अकर एंड द बीकर इज फाउंड टू बी वेरी हॉट। ये तो हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन। अब कंक्लूजन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम, एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। तो ये तो बात हो गई एक्टिविटी 1.4 की। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। याद रखना है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। आप देख सकते हो ये जो क्रिस्टल्स हैं
यही है फेरस सल्फेट के, और कलर आप क्या देख सकते हो, ग्रीन। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो यहाँ हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हीट करने पर फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और फेरिक ऑक्साइड का जो कलर होता है वो आप देख सकते हो इसमें, ये बिल्कुल रेड ब्रिक कलर है इसका। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, इट इज वी ऑब्जर्व दैट ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंज कलर बाय लूजिंग वाटर। ध्यान ये रखना है कि जो फेरस सल्फेट है, अगर आपने हाइड्रेटेड ले रखा है, हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि जो इसका क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल के अंदर ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ट्रैप्ड होते हैं। अब ये कैसे ट्रैप्ड होते हैं ये आपको बाद में 11th-12th में बताया जाएगा। ट्रैप्ड होने का ये मतलब नहीं है कि आप हाथ में रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पानी है इसमें, नहीं, वो बिल्कुल क्रिस्टल ड्राई क्रिस्टल ही होगा, सूखा ही होगा, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है, वाटर होता है। तो जब आप इसे हीट करते हो तो पहले होता ये है कि जो इसके 7H2O दिखाई दे रहे हैं ये पहले यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे। उसके बाद और ज़्यादा जब हीट करेंगे तब जाकर के इसका डीकम्पोजिशन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो यहाँ पास 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, एक सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है और एक सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। तो अब ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू लीव बिहाइंड अ रेडिश ब्राउन रेसिड्यू along with evolution of sulfur dioxide and sulfur trioxide gases। तो हमारा कंक्लूजन क्या है यहाँ, द रेडिश ब्राउन रेसिड्यू इज ऑफ फेरिक ऑक्साइड, हेंस द फॉलोइंग डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे मैंने बता रखी है ये रिएक्शन होगी। अब बात करते हैं एक्टिविटी 1.6 के लिए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame. What do you observe? Note down the change if any. तो देखिए, लेड नाइट्रेट आप देख सकते हो वाइट कलर का मटेरियल होता है, और जब हम इसे हीट करते हैं, सिंगल रिएक्टेंट है, और जब इसे हीट किया जा रहा है तो 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक है लेड ऑक्साइड और इसका कलर आप देख सकते हो येलो है, और साथ में यहाँ से गैस रिलीज होगी, और ये कलर गैस जो होगी इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्राउन, और ये गैस है कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो इस तरह से ये जो एक्टिविटी है इसमें भी हमने क्या देखा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखी। तो हमारा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर फाउंड टू इवॉल्व एंड अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट इन द test tube, and conclusion will be solid lead nitrate decomposes on heating to give out brown fumes of NO2 and a yellow residue of lead oxide। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसे। टेक ए प्लास्टिक मग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक मग लिया हुआ है। ड्रिल 2 होल्स at its base and fit rubber stoppers in these holes। तो करना क्या है कि जो इसका बेस पार्ट है वहाँ पे आपको ड्रिल करके 2 होल कर देने हैं, और वहाँ लगाना क्या है, रबर स्टॉपर लगा देना है। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स एज शोन इन फिगर। और उसके बाद वो जो होल है वहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड लगाने हैं, और कौन सा इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट के। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब क्योंकि हमें यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है इसके लिए वोल्टेज ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जो बैटरी हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना है, 6 वोल्ट बैटरी। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब आपको इसमें पानी इतना डाल देना है कि इलेक्ट्रोड जो है एटलीस्ट वो तो डूब जाए। फिर ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। ध्यान रखना है ऐसा नहीं होगा कि
आप वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करो तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई ठीक तरीके से हो जाए। रीज़न ये है कि वो डिपेंड करता है कि वाटर कैसा है। अगर उस वाटर में फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से सप्लाई होगा, और फ्री आयंस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं होगा। यानी कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट ठीक से सप्लाई नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि इस वाटर में फ्री आयंस प्रोवाइड कराने हैं, और इसीलिए हमने क्या किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड। कुछ बूंदों से ही काम चल जाएगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब इसके बाद आपको 2 टेस्ट ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देना है। अब सब कुछ रेडी हो गया है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। किसकी वजह से? कौन सा एनर्जी हमने दिया है? हमने बताया था कि डीकम्पोजिशन के लिए या तो आप टेम्परेचर थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो, या तो फोटो एनर्जी, या तो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक करंट वाली एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ टाइम तक इस रिएक्शन को चलने देना है। फिर you will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tube. अब अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स बन रहे हैं, वहाँ पहले पानी था, कंप्लीटली पानी इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था, लेकिन जैसे ही अंदर गैस बनेगी तो क्या होगा, पानी पे प्रेशर बनेगा और पानी बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या है, is the volume of the gas collected the same in the both test tube? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ये जो 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन गैस बन रही है और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन गैस। आप बता सकते हैं कि दोनों में से गैस का अमाउंट किस में ज़्यादा है? किस गैस का अमाउंट ज़्यादा है, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का? मुझे पता है काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि सर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। वो मालूम क्यों ऐसा कहेंगे? उन्हें ये लग रहा है कि ये जो लेवल बना रखा है वाटर का वो ऑक्सीजन का है। अगर ऑक्सीजन वाले ट्यूब में वाटर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन कम हुआ, और जो दूसरा ट्यूब है जिसमें आप वाटर कम देख रहे हैं, वाटर का लेवल देखो कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ गैस ज़्यादा है। तो देख करके पहली बार में तो यही लगता है कि शायद ऑक्सीजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम वाटर लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम गैस की बात कर रहे हैं। तो वाटर लेवल अगर ज़्यादा होगा तो गैस कम है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे कम है। और अभी हमने कैलकुलेशन करके, अभी हमने रिएक्शन में देखा था कि इसका जो अमाउंट है जस्ट डबल होता है, यानी कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा ये ऑक्सीजन के वॉल्यूम का जस्ट डबल होगा। चलिए आगे बात करते हैं। Once the test tube are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 10th लेवल पे आपको 2 गैस की प्रेजेंस का एक्सपेरिमेंट बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। एक तो हाइड्रोजन का और एक CO2 का। जब कभी भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और हमें उसका टेस्ट करना है कि गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो हाइड्रोजन है, तो इसके लिए बर्निंग कैंडल को ले जाते हैं, और बर्निंग कैंडल को ले जाते ही पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, तो पता चल जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस था। और अगर CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है और पता करना है कि ये गैस CO2 है, तो इसके लिए CO2 गैस को हम पास कराते हैं स्लेग लाइन से, यानी कि चूने के पानी के ऊपर से। और अगर CO2 गैस है जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो जो स्लेग लाइन है उसकी जो अपर लेयर होगी वो कैसी हो जाएगी, वो मिल्की वाइट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत केयरफुल होकर के करना है। अब ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया 1.7, इसका ऑब्जर्वेशन क्या था? We observed that the volume of gas collected over the cathode is double than that collected over the anode. अब ये एनोड और
कैथोड का क्या मतलब है, इसे हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। द गैस विद डबल वॉल्यूम बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड, यानी कौन सी गैस हुई, हाइड्रोजन। वेयर एज द अदर गैस सपोर्ट्स बर्निंग। तो ऑक्सीजन गैस की खास बात क्या होती है कि वहाँ पे अगर हम कैंडल लेके जाएंगे तो वो सपोर्ट करेगी किसके में, बर्निंग में। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सो द कंक्लूजन इज एसिडिफाइड वाटर अंडरगोज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस इन द रेशियो ऑफ 2:1 बाई वॉल्यूम। एक्टिविटी 1.8 टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ध्यान रखना है जो सिल्वर क्लोराइड है इसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। व्हाट इज इट्स कलर, बात हो गई क्लियर। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। तो देखिए पहले ही बात कर चुके हैं कि ये फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। AgCl जिसका कलर पहले वाइट हुआ करता था, सनलाइट की वजह से जब इसमें डीकम्पोजिशन होगा तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक सिल्वर और एक क्लोरीन। जो इसमें सिल्वर है इसका कलर हो जाता है ग्रेइश वाइट। तो ये हमारा यहाँ पास ऑब्जर्वेशन था। तो ऑब्जर्वेशन है, वी ऑब्जर्व दैट वाइट क्रिस्टल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन द सनलाइट। और कंक्लूजन क्या है, सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोजेस इनटू ग्रे सिल्वर एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और ये जो रिएक्शन है इसी तरह की एक और रिएक्शन है। अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा होता है, इसका भी पेल वाइट पेल येलो कलर होता है। और जब इसको सनलाइट में हम एक्सपोज करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, सिल्वर और ब्रोमीन गैस। तो इसमें भी वही सिल्वर किस कलर का रहेगा, ग्रेज वाइट। तो ये दोनों जो रिएक्शन हैं, इन दोनों रिएक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता था, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो आप ये देख सकते हो, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में ये कैमरा और ये रील और इसमें इस तरीके से यूज़ किया जाता था। अब बात करते हैं एक बहुत टिपिकल रिएक्शन की, डिफिकल्ट नहीं टिपिकल। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के पहले ये एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 1 gram of ammonium chloride and mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this an exothermic or endothermic reaction? तो देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप सबसे पहले तो यही देखिए कि हमने मास के अकॉर्डिंग 2 ग्राम लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड और 1 ग्राम लिया है अमोनियम क्लोराइड। तो आप ये देखिए फर्स्ट इमेज जो है इसमें हमने वाइट, इन दोनों का कलर वाइट होता है। ये सॉलिड फॉर्म में कैसे होते हैं, वाइट कलर के। तो देखिए इनमें से एक बीकर में हमने मटेरियल लिया है जो कम है और दूसरे में थोड़ा ज़्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे कम वाला क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और जो ज़्यादा वाला है वो क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड। और जो मैंने बॉटल में ले रखा है इसमें है वाटर, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, एक लकड़ी का पुट्ठा रखा हुआ है। अब इस पुट्ठे में क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब क्यों डाल रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अब इसके बाद पुट्ठे में पानी डाल दिया, आगे बात करते हैं। अब ये जो दो हमने रिएक्टेंट लिए हैं इनको मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद इसको ठीक तरीके से मिला देना है। सेकेंड इमेज में क्या हो रहा, क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है, वहाँ जहाँ तुमने पानी डाला था बस उसी पुट्ठे के ऊपर इस बीकर को रख देना है और वही मिक्सिंग करते रहना है। करते 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 पता चलेगा कि जो हमने मटेरियल लिया था वो रूम टेम्परेचर पे लिया था, और रूम टेम्परेचर मान लेते हैं 22 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्स करते करते हमने देखा कि इसका टेम्परेचर क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये टेम्परेचर कितना है, -25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसके कांटेक्ट में जो हमने नीचे पुट्ठे के ऊपर पानी रखा था वो तो जम गया होगा।
अब जम गया होगा तो देखिए इसको बीकर को उठा के देखेंगे, साथ में पुट्ठा भी उठ जाएगा, हवा में लटक गया। ठीक है, तो क्या पता चला आपको? पता ये चला, सबसे पहले रिएक्शन पार्ट को देखते हैं। NH4Cl प्लस BOH होल ट्वाइस। अभी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात नहीं की है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक एक्टिविटी हमें थमा दी। इन्होंने हमें जो एक्टिविटी ये दी है, ये किस कॉन्टेस्ट में दी है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के कॉन्टेस्ट में दी है। भाई यहाँ हीट प्रोड्यूस तो नहीं हो रहा ना, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये रिएक्शन कैसा हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। तो ये एक्टिविटी उसी कॉन्टेस्ट में है। लेकिन हम अगले टॉपिक में ये देखने वाले हैं, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, NH4Cl है, NH4 प्लस और Cl माइनस, दो टाइप के आयंस यहाँ पे हैं। और BOH होल ट्वाइस, यहाँ पे Ba2 प्लस और OH माइनस, टू टाइप के आयंस यहाँ भी हैं। एक्सचेंज होगा तो क्या बनेगा? NH4OH और साथ में BaCl2। अब ये जो NH4OH है, हम इस रिएक्शन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि NH3 गैस प्रोड्यूस कर दें और साथ में H2 बना दें। तो ये डिपेंड करता है कि हमने रिएक्टेंट किस फॉर्म में लिया है, एक्वस फॉर्म में लिया है या सॉलिड फॉर्म में लिया है। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट गैस एवोल्यूशन रिएक्शन है। मतलब अगर हम इसे एक्वस फॉर्म में लेंगे तब ये क्या होगा? गैस प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस? NH3। और when the two reactants are mixed together, the temperature of the reaction mixture decreases, hence it is endothermic reaction। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। तो अब बस बात केवल क्या बची है? अब बात बची है इन टेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए दो आसान से क्वेश्चन है। एक है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी ये कह रहे हैं कि एक सब्सटेंस, एक मटेरियल अपने पास X, चूना, और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? वाइट वॉशिंग में। तो X क्या हो गया? चूना, यानी कि क्या? क्विक लाइम, CaO। फिर इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट क्वेश्चन विद वाटर। तो भाई इसका रिएक्शन तो हमने ऊपर कई बार आपको बता दिया है कि CaO का रिएक्शन जब वाटर के साथ होगा तो क्या बनेगा? स्लेग लाइम बनेगा और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डबल द अमाउंट ऑफ गैस अ गैस इज कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्टिविटी, नेम दिस गैस। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होगी उसका जो अमाउंट होगा वॉल्यूम वाइज वो जस्ट डबल होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली बात भी तो हमें यहाँ पे पूरी करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये बात चल रही है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो एक बार फटाफट समराइज़ करते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने बात की कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप अगर डेफिनेशन याद कर लेते हो उसका जस्ट अपोजिट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के लिए बात की थी अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाई टू और मोर रिएक्टेंट। और अगर डीकम्पोजिशन की बात करें, कॉम्बिनेशन की या डीकम्पोजिशन की बात करें तो ये है अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन में हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक भी देखा। इसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स देखे, थर्मल, फोटो, इलेक्ट्रिक। उसके बाद एक्टिविटीज़, और ध्यान रखना है कि इसमें सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में जाकर के हमने क्वेश्चन किया। तो चलिए बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक